गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन डिराइव किया था और उसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उस न्यूमेरिकल्स को, उस शीट को आगे सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर हम पहले दो क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि इज इट पॉसिबल एनीवेयर द पोटेंशियल इज जीरो बट फील्ड इज नॉट जीरो। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर जीरो होता है, जिसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहा था, और इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, यानी फील्ड जीरो नहीं होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे यस, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल इज जीरो बट फील्ड इज नॉट जीरो। ओके बच्चों, अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल दैट एनीवेयर द फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो, तो आप कहेंगे यस। अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर की बात करता हूं, चाहे वो कंडक्टर एक होलो कंडक्टर है या वो एक सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज भी नहीं होता। चार्ज केवल कंडक्टर के आउटर सरफेस पर होता है, हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो क्योंकि फील्ड जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल dv क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके सरफेस पर रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है लेकिन फील्ड क्या होता है अंदर? जीरो। तो आपका आंसर यही होगा कि यस, इनसाइड अ कंडक्टर फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। ओके बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक कंडक्टिंग शेल दिया जाता है और कहा जाता है द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग शेल दैट इज 5 वोल्ट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग शेल। तो चाहे वो कंडक्टिंग शेल हो, शेल मीन्स होलो स्फीयर, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज भी हमेशा बाहर ही होता है, अंदर चार्ज जीरो होता है, फील्ड भी जीरो होता है और अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर रहेगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, एनीवेयर यानी कहीं भी। तो आप ये लिखेंगे कि द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग शेल विल बी 5 वोल्ट। ओके बच्चों, आपको क्वेश्चन 4 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम और उसमें आपको एक ये पाथ शो किया हुआ है, यानी यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका शो किया हुआ है जिसकी हर एक साइड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है। सबसे पहले आपसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। तो देखिए VA माइनस VB दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो अगर मैं VAB कहता हूं VA माइनस VB, तो बच्चों इसका मतलब है दैट इज VBA। हम लिखते थे अगर मैं B और A की बात करूं तो दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BA दैट इज VA माइनस VB, यानी फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। पहले हम फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं और फिर इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जहां भी हम इनिशियली थे, और लिखते हैं VBA दैट इज VA माइनस VB। और हमारा फॉर्मूला था माइनस E डॉट डी आर। तो माइनस E और डॉट डी आर का मतलब B2A। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा BA। तो E डॉट BA। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाता हूं तो ये एंगल मुझे पता है 60 डिग्री है। तो यहां पर ये हो जाएगा BA cos 60 डिग्री। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो E डॉट डी आर दैट इज E डी आर कॉस थीटा, यानी E डॉट BA cos 60 डिग्री। तो माइनस E
ई की वैल्यू कितना है 10, बी ए की वैल्यू कितना है, बी ए की वैल्यू है बी ए 2 मीटर और cos 60 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, दैट इज -10 वोल्ट। अब देखिए हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच का। आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता है, तो ए पर पोटेंशियल कम होना चाहिए और बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी की पोजीशन अगर मैं देखता हूं तो वो यहाँ है और ए की पोजीशन फील्ड में आगे है। तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी निकालता हूं तो वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और हमारा नेगेटिव ही आ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है वी बी माइनस वी सी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। सी द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। तो इसलिए हम कहते हैं फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल, और फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी आर, डी आर मीन्स सी बी। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो माइनस ई इंटू सी बी, और बेटा फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और सी बी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो दैट इज कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा E इंटू सी बी, और cos 180 -1 होता है तो ये प्लस हो जाना है। E की वैल्यू हम रख देते हैं 10 और सी बी हमारा है 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 वोल्ट। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो +20 है। हम इसे आपका थ्योरेटिकली भी थोड़ा जज कर लें। देखिए C पॉइंट फील्ड की डायरेक्शन में है और B पॉइंट इससे पहले है, तो पॉइंट B पर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए C के कंपैरिजन में, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल लगातार डिक्रीज हो रहा है, B से C की तरफ पोटेंशियल लगातार कम होता जा रहा है। तो अगर मैं VB माइनस VC करता हूँ तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आना चाहिए, और वही हमारा आ रहा है। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ABC lies in a uniform electric field 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in figure। तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो VAB दैट इज VB माइनस VA ना, हमारा लिखने का यही तरीका है, एंड माइनस E डॉट डी आर। अब देखिए अगर मैं VAB की बात करता हूँ, AB मीन्स A टू B, तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है और फील्ड भी इधर ही है, तो E डॉट डी आर, डी आर मीन्स AB, तो ये हमारा E डॉट डी आर हो गया। तो दैट इज E इंटू ए बी इंटू कॉस 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर होगा -5 इंटू 10 टू द पावर 3, और अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो देखिए मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 5 4 द 20 इंटू 10 टू द पावर 1, तो दैट इज -200 वोल्ट। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। देखिए फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो A पर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और B पर पोटेंशियल कम। तो अगर मैं कम पोटेंशियल में से ज़्यादा पोटेंशियल को डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट नेगेटिव ही आना है। ओके बच्चों, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और C के बीच में, तो VAC मीन्स VC माइनस VA। तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो दैट इज E डॉट डी आर, और मुझे A C के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा E डॉट AC। अब यहाँ पर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा, तो E डॉट AC को मैं कह सकता हूँ EAC cos थीटा। अब मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, तो मैं AC का
फील्ड की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेता हूं तो ये कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये होगा AC मुझे निकालना है, फील्ड की डायरेक्शन में मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए। तो देखिए हमारे पास थीटा तो है नहीं, तो हम इसे सिंपल वे से सॉल्व कर लेते हैं, E इंटू AC। और देखिए ये थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, या मैं सिंपली लिख देता हूं कॉस थीटा मीन्स बेस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AC से AC कट हो जाएगा, दैट इज माइनस E इंटू AB, एंड दैट इज माइनस E 5 इंटू 10 टू द पावर 3। और AB हमारा कितना है, AB हमारा है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 200 वोल्ट। तो यहाँ पर ये भी पोटेंशियल माइनस 200 वोल्ट ही आता है। और आपको पता है A पर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, C पर पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो अगर मैं C के पोटेंशियल में से A का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट नहीं की है वो मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकता था। क्यों? आपने पढ़ा है कि अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए। अगर मैं इस BC सरफेस की बात करता हूँ, इसकी सरफेस की बात करता हूँ, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ये हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, एक इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस होना चाहिए। और जितना पोटेंशियल B पर है उतना ही पोटेंशियल C पर भी है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच में भी होगा, बिकॉज B एंड C बोथ लाइज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोनों की पोजीशन फील्ड में एक ही सरफेस पर है, तो इसका मतलब दोनों पर पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस सेकंड पार्ट को, कि C lies on the equipotential surface, so potential at B is equal to potential at C. That's why potential difference between A and B will be equal to potential difference between A and C, और ये भी माइनस 200 वोल्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारा यहाँ क्वेश्चन है, a uniform electric field of 20 Newton per coulomb exists in the vertical downward direction। फिर कहता है determine the increasing potential as one goes up through a height of 50 मीटर। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं 50 मीटर, तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट होगा। देखिए हमें पता है फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है और अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल है डेल्टा V, दैट इज E डॉट dr मीन्स ये हाइट, हम इसको AC बोल सकते हैं या इसको H बोल सकते हैं। मैंने H हाइट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब माइनस यहाँ साइन है, तो माइनस E इंटू H इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो आपका एंगल है दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं, E की वैल्यू है 20, H की वैल्यू है 50 और cos 180 होता है -1, तो दैट विल बी 20 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। और कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। यानी फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और ये कितना है 30 न्यूटन पर कूलम EX। अब यहाँ पर ये कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A की पोजीशन है एक्स एक्सिस पर 4 मीटर और वाई एक्सिस पर 2 मीटर। तो हमने यहाँ पर A की लोकेशन दिखाई है एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2। इसी तरह एक पॉइंट हमें B दिया हुआ है, उसकी लोकेशन है एक्स एक्सिस पर 10 मीटर और वाई एक्सिस पर 5 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
between points A and B, VAB, that is VB minus VA। और देखिए अगर मैं VB माइनस VA निकालता हूं तो माइनस E डॉट DR, DR मीन्स AB, यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे चाहिए, दैट इज AB। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, वहां हम ध्यान देते हैं। हमारा यहां पर फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी है। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मैं सिंपल वे से ही इसको सॉल्व करूं। फील्ड की वैल्यू कितनी है? फील्ड की वैल्यू है हमारी 30 न्यूटन। और अगर मैं एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए लाई करता है 4 मीटर पर और बी लाई करता है 10 मीटर पर, तो 10 माइनस 4 दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा -30 इंटू 6 दैट इज -180 वोल्ट। और हमें पता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो बी पर पोटेंशियल ए पर पोटेंशियल से कम होगा, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। ओके, दूसरा तरीका बच्चों हमारा होता V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यानी ई एक्स डॉट डी आर। डी आर मीन्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और मैं इसको लिख सकता था ई एक्स और डॉट डी आर। डी आर ये हमारा वेक्टर है, दैट इज इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर R2 एंड दैट इज R2 माइनस R1। तो देखिए यहां पर ये होगा EX डॉट R2 और R1 को हम लिख सकते हैं। यहां पर ये वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R1, ये है 4 मीटर 2 मीटर, यानी 4i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 है और उसको हम लिख सकते हैं 10i कैप प्लस 5j कैप, इतना मीटर, जैसे हम 11th में लिखते थे। और अगर मैं R2 माइनस R1 करता हूं तो R2 माइनस R1 और EX को अगर मैं पुट करता हूं तो x एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 30i कैप न्यूटन पर कूलम, तो दैट इज 30i कैप डॉट R2 माइनस R1। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10i में से 4i गया, कितना रहा 6i, 5j में से 2j गया 3j। और अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो i डॉट i 1, 36 दा 180 और i डॉट j होता है 0, तो ये अब भी -180 वोल्ट ही आएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और पहले की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं इसको आपको लॉन्ग टाइप से भी करके दिखाऊंगा और शॉर्ट में भी करके दिखाऊंगा। यही क्वेश्चन आप एक लाइन में भी कर सकते हैं अगर 1 मार्क्स में आता है, और अगर आपसे 2 मार्क्स में आता है तो फिर आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। इसमें हम एक चीज़ और भी स्टडी करेंगे। हमने बताया था 11th में कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो यहाँ पर वो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E exists between the two charged plates. Okay, what would be the work done in moving a charge Q along the closed path A B C D A। हम इस फील्ड में, ये फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव काम करेगा और हम एक चार्ज Q को मूव कराना चाहते हैं इस क्लोज पाथ पर, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहली बात, हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं जब चार्ज को A से B तक ले गए, WAB। वर्क डन होता है W इक्वल टू QV, चार्ज तो हमारा Q है, और जब हम चार्ज को A से B तक ले गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA, तो हम इसे लिख सकते हैं Q। और बच्चों VB माइनस VA को आप क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA का मतलब AB, V इक्वल टू E डॉट डी आर, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस E डॉट डी आर मीन्स AB, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहाँ पर
अगर हम सॉल्व करते हैं तो Q माइनस ई इंटू ए बी, और इनके बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ए टू बी इसी डायरेक्शन में है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये होगा cos 0, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई इंटू ए बी। ओके, तो यहां पर हमने ये वर्क डन निकाल दिया है। अब हम वर्क डन निकालते हैं चार्ज को मूव कराने के लिए बी टू सी। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और ये एक प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये एक इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस होगा और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम होगा। तो हम इसे नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करते हैं। WBC इक्वल टू क्यू VC माइनस VB, यही हमारा फार्मूला होगा, दैट इज Q और VC माइनस VB मीन्स माइनस E डॉट DR, DR मीन्स BC। तो अब यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो Q इंटू E इंटू BC cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 0 1 और cos 90 0, तो ये सारा क्या हो जाने वाला है? ये सारा 0 हो जाने वाला है। अगर मैं चार्ज को मूव कराता हूं C टू D, दैट इज WCD, Q दैट इज VD माइनस VC, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो Q और VD माइनस VC मीन्स माइनस E डॉट DR मीन्स CD। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस Q इंटू माइनस E डॉट CD, माइनस बाहर ले लेते हैं, E इंटू CD इंटू कॉस 180 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस Q इंटू ई इंटू सी डी, और कॉस 180 होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो WCD हो जाना है Q इंटू ई इंटू सी डी। अब आप देख रहे हैं AB का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं, यानी जितना वर्क हमने चार्ज को A से B तक मूव कराने के लिए किया था और वो नेगेटिव था, उतना ही वर्क जब चार्ज को C से D तक लाएंगे तो वो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये वर्क एक दूसरे से कैंसिल हो जाने वाले हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क, और वो वर्क कहाँ का? W D से A तक, DA दैट इज Q इंटू VA माइनस VD, मेथड वही रहेगा, Q VA माइनस VD मीन्स E डॉट DA। यहां पर फील्ड की डायरेक्शन ये है, DA के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालता हूं तो टोटल वर्क डन बच्चों क्या आना है? W इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। WAB कितना था हमारा? WAB था हमारा माइनस QE इंटू AB। WBC हमारा था 0, WCD हमारा है Q इंटू E इंटू CD, और WDA हमारा आया 0। और क्योंकि CD और AB आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए इन दोनों का रिजल्टेंट एक माइनस और एक प्लस, तो 0 हो जाना है। तो टोटल वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। ओके बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर कंजर्वेटिव, और हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि द टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क डन निकालता हूँ इस कंप्लीट साइकिल में बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, तो दैट इज 0 ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जब मैं चार्ज को मूव कराता हूँ फील्ड के अंदर एक क्लोज पाथ पर, तो टोटल वर्क डन 0 आता है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमने एक और पढ़ी थी कि द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट
to another point, it is independent of path. यानी जब भी आप एक चीज को ध्यान रखें, जो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करती है। तो मैं अगर चार्ज को ए से बी पर ले जाता हूँ, या चार्ज को पहले ए से बी पर ले जाता हूँ, बी से सी पर ले जाता हूँ और सी से बी पर ले जाता हूँ, तो पाथ अलग है। एक तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ ले गया हूँ और एक मैं इन पोजीशन से ऐसे यहाँ लेकर जाता हूँ। तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो सेम होता है, ये आप करके देखेंगे। ओके, तो बच्चों आप करके देखेंगे कि अगर मैं चार्ज को ए से बी तक ले जाता हूँ तो वर्क डन निकालिए, और मैं चार्ज को ले जाता हूँ ए से बी और फिर डी से सी, तो इस प्रोसीजर में वर्क डन निकालिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों वर्क डन इक्वल होंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स की ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मैंने पहले भी रिपीट किया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो दोनों ही केस में इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो पाथ चाहे कुछ भी हो, वर्क डन दोनों में सेम आता है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है। ओके बच्चों, मैं आपको ये शीट व्हाट्सएप करूंगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो टेलीफोनिकली या वाया व्हाट्सएप आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये वो 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं जो या तो बोर्ड एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। ओके।